Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss set number 8 of GK, which is the second part of set number 7. Friends, it is the previous year question paper of grade 3 exam 2017, which is conducted under DSSB board. It is useful for all your exams conducted under DSSB like PGT, TGT, and others. Friends, as I was out of city, so I couldn't upload any set for 3 days. Sorry for that, but now onwards all your sets will be uploaded continuously. Now starting our first question. Friends, PRT और TGT LDC वालों के लिए ये यूज़फुल होता है, लेकिन PRT और टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं PRT TGT, उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन का जो रोल रहता है वो बहुत कम रहता है। इसलिए जो लोग PRT की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप कर लेना एक बार, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको आने ही चाहिए, बहुत बेसिक हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसको। वैसे ये ग्रेड 3 एग्ज़ाम है, लेकिन DSSB के सारे एग्ज़ाम्स जितने भी GK के हैं वो हमें कराने हैं, इसलिए हम ये लेके आए हैं आपके लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। इसमें केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं, आपको हर तरह के GK के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि PRT TGT के लिए आप देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन इस सेट में ज़्यादा हैं। 2017 में जो रोल रहा था वो कंप्यूटर का ज़्यादा रहा था आपका, इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड में CTRL प्लस S का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। CTRL प्लस S का यूज़ जो है वो किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अच्छा, यहाँ भी सेव दिया है, यहाँ भी सेव दिया है। और सेव, ये तो चलो डॉक्यूमेंट का अलग नाम से सेव करना, डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम और क्लॉज डॉक्यूमेंट के साथ सेव करना, या फिर डॉक्यूमेंट को समान रूप से सेव करना, या फिर डॉक्यूमेंट को क्लॉज करना, तो क्लोज करना, या फिर इसका क्या आंसर हो सकता है? तो आपको ये तो सभी को पता है कि इसका आंसर जो है सेव करना होता है। ओके, CTRL प्लस S का यूज़, यानी कि कंट्रोल प्लस S का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? सेव के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस S का यूज़ डायरेक्ट कर देते हैं तो वो उसी नाम से सेव हो जाता है जैसा कि वो पहले था, वो आपसे रीनेम के लिए पूछता नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही सेव हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना, यानी कि वो जो है वो रिप्लेस नहीं होता है, वहीं के वहीं एडिट होकर सेव हो जाता है इससे। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, देख लेते हैं। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। तो MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है? हेडर में, फुटर में, या फिर हेडर फुटर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जब MS वर्ड होता है उसमें पेज नंबर को इंसर्ट जो करना होता है वो हेडर और फुटर दोनों में इंसर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस N का यूज़, कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस N का जो यूज़ है वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, आप ऊपर वाले सॉल्यूशन पहले पढ़ लेना एक बार। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को डैश कहते हैं। पिक्चर को क्या कहते हैं? तो विंडो जो होती है हमारी, जब हम खोलते हैं उसको, तो फाइल को जो भी रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर है उसको हम आइकन कहते हैं। आइकन बहुत सारे कंप्यूटर में सेट रहते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर है तो यहाँ आपको बहुत सारे आइकन देखने को मिलते होंगे, तो वही चीज़ आइकन होती है आपकी। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अच्छा, उगादि जो है वो एक फेस्टिवल है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और दक्षिण भारत में जो है ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह पर मनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपके कर्नाटक और तेलंगाना दोनों दिया है, दैट्स वाई आपके ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। यहाँ आप इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेना और पढ़ लेना। ऑप्शन A और B इसमें दोनों करेक्ट हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना एक बार, पता लग जाएगा। उगादि जो होता है इसको युगादि भी बोलते हैं, और नव वर्ष की खुशी में डेक्कन राज्यों, डेक्कन मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत होता है, तो इसको हम, ये जो पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत, तो इसको हम डेक्कन पार्ट बोलते हैं। तो डेक्कन के जो राज्य हैं उनमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल जो है।
ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाना शुरू किया था। तो उगादि या युगादि का फेस्टिवल है। इस दिन को तेलुगु या कन्नड़ नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यह त्यौहार भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। दोनों आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक और तेलंगाना। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है ये, और आंध्र प्रदेश में भी। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला है क्या कहलाता है। तो जो कई शहरों में फैला रहता है तो वो नेटवर्क आपका क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। मैन मतलब मैन से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो विभिन्न शहरों तक फैला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मैन। अच्छा, आपका एक चीज़ और आती है जो केवल एक बिल्डिंग तक फैला रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे जो नेटवर्क होते हैं जो केवल एक बिल्डिंग में ख़ास तौर से फैले रहते हैं तो उन्हें हम LAN लैन के नाम से जानते हैं, जिन्हें कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आमतौर पर एक ही इमारत के भीतर नेटवर्क उपकरणों का एक समूह होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था शहरों में, तो कई तरह के शहरों में, एक ही राज्य के कई शहरों में जो फैला रहता है उसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वहीं तीसरी बात करते हैं तो WAN वैन की बात आती है, जिसमें वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, और ये राज्य या देश की सीमा के अंदर फैला रहता है। ये बहुत सारे राज्यों में फैला रहता है, जैसे बहुत सारे शहरों के बीच तो मैन, और बहुत सारे राज्यों के बीच वैन WAN, और केवल एक ही इमारत के बीच फैला रहता है LAN लैन। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको यहाँ आंसर देना है जावा, iOS, एंड्रॉयड या फिर लाइनक्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ये तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनक्स भी है, एंड्रॉयड भी है। जबकि जावा क्या है, जावा तो एक लैंग्वेज होती है, जावा है, पाइथन है, ये C++, जावा, तो ये सभी क्या है, एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका ऑड है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर A जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फ़ाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है। तो जब हम आयकर टैक्स को रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ साफ लिखा है आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फ़ाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, तो वह फॉर्मेट कौन सा होता है। तो आयकर विभाग में जो फॉर्मेट जमा करना होता है वो XML फॉर्मेट होता है हमारा, XML। तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा इसका आंसर, XML। अच्छा, देख लेते हैं XML होता क्या है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज़ किया जाता है आयकर विभाग में। नेक्स्ट है हमारा 29th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो आपको ये पता होगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हुआ था, तो उसमें ये जो लोग थे ब्रिटिश सरकार के किस कार्य के विरोध कर रहे थे बाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको एक बार यहाँ से ध्यान से देखना है, उसका आंसर देना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे ये लोग। तो ये ब्रिटिश सरकार की गोलियों का शिकार हो गए थे। बहुत सारे लोगों की यहाँ हत्या हुई थी जलियांवाला बाग में। तो देख लेते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ लेना एक बार इसका। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था कि डॉक्टर सतपाल और किचलू का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट का जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो डॉक्टर सतपाल को और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो विरोध कर रहे थे ये सभी लोग इनको रिहा करवाने के लिए। तो ये यहाँ एकत्रित हुए थे सभी लोग। तो जनरल डायर नाम का एक अधिकारी था, उसने वो अंग्रेज़ जो ऑफिसर था उसने आकर सभी पर गोलियां बरसा दी थी। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हज़ारों लोग मारे गए थे। और था क्या ये आखिर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग
ना अपील, ना दलील और ना वकील, ऐसा नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको ना कोई अपील और ना कोई वकील और ना कोई दलील देने का अधिकार दिया गया था। तो इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, यानी कि भारतीय हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी कीज एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को एडवांस नहीं करती? तो स्लाइड शो को एडवांस क्या नहीं करती, आगे कौन नहीं ले जाती? तो स्पेस बार भी ले जाती है, लेफ़्ट माउस क्लिक भी ले जाती है, एंटर भी ले जाती है। इन सभी को क्लिक करेंगे तो एडवांस की ओर ले जाएगी हमें पावर पॉइंट में, लेकिन F4 की इसमें नहीं ले जाती है। यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो संस्कृत जो व्याकरण पर एक शोध लिखा गया है वो पाणिनि का है, और पाणिनि का कौन सा है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के वैसे ये बहुत सारे 4 भागों में बांटा गया है पाणिनि को, संस्कृत व्याकरण को, लेकिन अष्टाध्यायी जो है वो बार बार आपसे पूछा गया है, तो आपको इन चारों को मत ध्यान रखिए, लेकिन अष्टाध्यायी को ध्यान में रखना है। पाणिनि का नाम किससे जुड़ा हुआ है? अष्टाध्यायी से, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है पहले। पतंजलि महाभाष्य से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? चाणक्य से। चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। उसके अलावा सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। और उसके अलावा पतंजलि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है महाभाष्य के लिए, पतंजलि। तो आपको इस तरह याद रखना है, महाभाष्य पतंजलि, और पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण लेख है एक। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, जिसमें देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं वो, उसकी तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु कितने वर्ष घटाए जाते हैं? तो आपको अगर ये चीज़ पता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अगर नहीं पता आपको, तो आप ये जान लेना कि शक संवत का जो प्रारंभ है वो 78 ईस्वी में किया गया था। 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था शक संवत का। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ष घटाए जाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगर हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, सपोज़ ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें 1 2 3 डॉट 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 इस तरह करके 78 यहाँ ये वर्ष दिए गए हैं। इसी तरह हमारा दूसरा कैलेंडर है जो है वो हिंदी कैलेंडर है। हिंदी में जब यहाँ 78 चले गए हैं, और 78 में हिंदी में यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, फिर 79 पे हमारा क्या स्टार्ट होगा? जब हिंदी का 1 वर्ष कंप्लीट होगा। तो हिंदी की शुरुआत हमने 78 से की है, शक संवत की शुरुआत कह सकते हैं हम। ये हमारा शक संवत, और ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की ये 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे करके डॉट 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 78 ईस्वी। जब यहाँ तक ग्रेगोरियन कैलेंडर की 78 ईस्वी आ गई, तब 78 ईस्वी में हमारी 0 जो है 0वीं ईस्वी शुरू हुई थी। किसकी? हमारे शक संवत की, क्योंकि 78 से ही शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 79 जैसी ईस्वी ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरू हुई, तब हमारी 1 ईस्वी हुई थी, यानी कि शक संवत का पहला वर्ष कंप्लीट हुआ था। तो इसी तरह आगे चलता जाता है। इसकी जब 80वीं होगी तब हमारी दूसरी। तो हम कैसे कर रहे हैं? 80 में से हमने क्या माइनस किया? 80 माइनस 78 माइनस किया, तो इसका 2 आया, यानी कि जब 80 चलेगी तो हमारी 2 चली गई। तो इसी तरह सॉल्व कर लेना। हमें 78 को ध्यान में रखना है, तो बिना हम सॉल्व किए ये क्वेश्चन यहाँ टिक कर सकते हैं। 78 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ये शक संवत का जो है वो वर्ष याद रखना है। 78 ईस्वी से शक संवत जो है वो प्रारंभ की गई थी। इसका एक बार सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में दोबारा से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख तो लिया होगा आपने। MS एक्सेल में, एक्सेल की बात चली है यहाँ, न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
यदि यह डैश से पहले आता है, तो यदि यह डैश से पहले आता है, किससे पहले आना चाहिए? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो लेवल के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? संबोधन चिन्ह। अगर संबोधन चिन्ह इस तरह का चिन्ह आए तो आपको क्या समझ जाना है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रयुक्त होगी वो लेवल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी एक बार देख सकते हैं। 34वां क्वेश्चन, नेविक, NAVIC या नाविक कह सकते हैं। नेविक जो है वो क्या है? तो नेविक जो है हमारा एक GPS सिस्टम है। GPS सिस्टम क्या होता है? तो GPS सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो GPS सिस्टम है नेविक। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। तो इसरो द्वारा विकसित है ये भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जो भारत की जो है एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है, पूर्णतः भारत के अधीन है ये। और नरेंद्र मोदी ने इसका भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक या नेविक रखा है इसका नाम। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी तक देश के हिस्सों के उपयोगकर्ता को इसके सटीक स्थिति की सूचना देना है। मतलब अगर कोई ये इंडिया है, इसके पार्ट में 1500 किलोमीटर दूर तक 1500 किलोमीटर दूर तक इस पर निगरानी रख सकते हैं नेविक के जरिए, NAVIC, जिसे नाविक भी बोल सकते हैं हम। तो ये है नाविकों को समर्पित। और ये एक GPS सिस्टम है। GPS मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, जिसको हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा हुआ है? तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए मिट्टी के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो जैसे अगर ये हम भारत का मैप एक बार बना लेते हैं। ये उल्टा क्यों बन गया? एक बार ये हम भारत का मैप बना रहे हैं, तो मैप ड्रॉ करते समय आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि ये जो राजस्थान का पार्ट है ये तो आपका ड्राई पार्ट है। यहाँ जो ये पार्ट है, जहाँ गंगा का मैदान है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपकी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो नीचे डेक्कन का पार्ट है, डेक्कन का पार्ट नहीं, आपको यहाँ मध्य भारत का समझ लीजिए आप, यहाँ से मध्य भारत और कुछ डेक्कन का पार्ट भी आ जाता है। तो ये जो मृदा है आपकी, ये मालवा का पठार इधर भी पाया जाता है। तो यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ आपकी काली मिट्टी भी पाई जाती है, और जिसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी शैल अस्ताश्म के अपक्षय द्वारा हुआ है। तो यहाँ आप इसका एक बार पढ़ लेना, ऑप्शन सी करेक्ट है। दक्कन का पठार जो है भारत का विशालतम पठार है। दक्कन का पठार आप समझ गए होंगे, ये जैसे भारत प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये है डेक्कन का पठार। तो डेक्कन का जो पठार है भारत का विशालतम पठार है, और इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत क्योंकि प्रायद्वीप में स्थित है। इस प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो दक्षिण का भाग है ना भारत का, ये कुल्फ़ी सी में नहीं आपकी, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और यहाँ जो पठार है वो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू को हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोल देते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। और इस शैल के जो मृदा का निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और आग्नेय चट्टान आप जानते ही होंगे, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ये ज्वालामुखी से ही होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आग के फलस्वरूप होता है इसका निर्माण जो है। तो जो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान के बारे में बात हो रही है, आग्नेय चट्टान जो मुख्य रूप से ज्वालामुखीय चट्टान है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान जो है वो ज्वालामुखीय चट्टान है, और इस पठार का मुख्य मृदा जो है वो काली मृदा है। तो काली मृदा यहाँ पाई जाती है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इस पठार की जो मुख्य मृदा है वो काली मृदा है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है। और ज्वालामुखी चट्टान से निर्माण होने के कारण ये कैसी है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान है ये, और इस शैल के जो निर्माण है वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है हमें। और प्रायद्वीपीय भारत को ही हम डेक्कन का पठार बोल देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है बिना धुली सब्जियों जैसे बंद गोभी को खाने के परिणामस्वरूप एक कृमि के संक्रमण द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, दौरा भी पड़ सकता है। तो इस कृमि का नाम बताना है हमें। तो कच्ची सब्जियों को खाने से जो कृमि से हमें बीमारी हो जाती है, तो वो कृमि का नाम है फीता कृमि। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
फीता कृमि एक ऐसा कृमि है जिसका साधारणतः जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसमें, बिना धुली सब्जियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है। और ये कृमि जो होता है वो मस्तिष्क का संक्रमण यहाँ इसको देखने को मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। फीता कृमि क्या होता है? एक परजीवी होता है, ये पैरासाइट होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है और आंतों में पाया जाता है। साफ़ सफाई के अभाव में हमारे शरीर में चला जाता है। ये सामान्यतः ये सीधे किसी प्रकार का कोई हानि तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करके यहाँ हमें बीमार बना देता है। इसके बचाव के लिए खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, सब्जी वगैरह धो लेना चाहिए और कच्ची सब्जी या मांस से बचना चाहिए हमें। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है MS वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है। तो MS वर्ड की बात चली यहाँ। नेम और एड्रेस को अगर हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना है, यानी कि कंबाइन करना है, तो क्या कहलाता है आपको? तो ऑप्शन से ही पता लग जाएगा, मेल मर्ज के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है और ये अक्सर पूछा जाता है। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर बहुत बार कंपटीशन में देखने को मिला है, इसलिए इसको कंठस्थ करके याद कर लेना आप ध्यान से। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा का जो भारतीय संसद का उच्चतम सदन है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को हम उच्चतम सदन कहते हैं। तो इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत कितने होते हैं? 12, और अन्य जितने भी सदस्य बचे उनका चुनाव होता है, यानी कि 233 सदस्यों का यहाँ चुनाव होता है और 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। इस तरह आपके 245 सदस्य बन जाते हैं। और इनका जो होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा ये अक्सर। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी इसको वीडियो को देख रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, अगर आप इस 40 नंबर के क्वेश्चन को पहले से जानते तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपको ये पता होना चाहिए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो इसने ये उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं।